नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। पिछले संडे हम लोग श्री विवेक जी गलसासी जी से बात कर रहे थे। ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम का शिफ्ट आया है, उसके बारे में हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछे थे। आज हमारा ये फाइनल एपिसोड होगा। कुछ बाकी सवाल है रिस्क बेस्ड प्रीमियम के बारे में, वो हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि कैपिटल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तुम्हारे सुपरविजन और इंस्पेक्शन लिंकेजेस क्या होंगे, पॉलिसी स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होगी और आगे जाके क्या होने वाला है, कल क्या होगा किसको पता। लेकिन हम विवेक जी से बात करेंगे कि ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम का कल का भविष्य क्या होगा, कल बैंकों पे परिणाम क्या होगा। सो आइए सीधा विवेक जी को वेलकम करते हैं। नमस्कार गैसा जी साहब, धन्यवाद हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। पिछले संडे में हमने जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम के बारे में बात की थी, अ, उसमें कुछ सवाल और आपसे पूछने बाकी है। We firmly believe that these kind of interactions go a long way in helping the urban cooperative bank in meeting the new challenges. So this is the second part of our discussion, and I would like to conclude all the questions which are in my mind, and would like to take straight answers from you. सर, अब ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम की बात चल रही है, इसमें आपने पिछले संडे में जैसे बताया कि तुम्हारा वो कैमल्स रेटिंग पे जा रहा है। कैमल्स रेटिंग में इंटरनल अप्रेजल वगैरह किस तरह से होता है वो भी देखा जाएगा। अभी जुलाई 2024 में रिजर्व बैंक ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए बैंकों को बोला है, छोटी बड़ी सभी बैंकों को बोला है। तो रिस्क बेस्ड प्रीमियम के रेटिंग अच्छा आने के लिए आपको क्या लगता है कि ये क्रेडिट अप्रेजल और अर्ली वार्निंग सिग्नल स्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कुछ करना चाहिए? आपका क्या विचार है इसके बारे में? See that camus rating में जो S है that stands for system and control. ओके। इंस्पेक्शन में आरबीआई ये भी देखती है बैंक की सिस्टम एंड कंट्रोल किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है। उसमें जो एनपीए का प्रावधान जो है वो ऑटो निकलते हैं, क्या करते हैं, जी। केवाईसी रिलेटेड सिस्टम रहती है, रिस्क कैटेगराइजेशन केवाईसी का होता है या नहीं होता है, क्या? जो तुम्हारा सीटीआर है, जो एफआईयू को जो डाटा चला जाता है वो टाइम पे जाता है या नहीं जाता है। जी। ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी के पास जो इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट आते हैं, जो कंकरेंट ऑडिट के रिपोर्ट आते हैं, वो टाइमली आते हैं नहीं आते हैं, वो क्लोजर किस तरह से होते हैं, कितना टाइम लगता है क्लोज करते समय, जी। इसके ऊपर बहुत सारी निगरानी रहती है। इंस्पेक्शन वाले और डाटा मांगते हैं कि आपका ऑडिट कमेटी किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, क्लोजर किस तरह से कर रहे हैं, और ज़्यादा क्लोजर करने में ज़्यादा वक्त तो नहीं जा रहा है। ओके। तो सिस्टम एंड कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट ओके। ओके। इसमें। और उसमें आपने जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल की बात की, तो ये जो आरबीआई जो सर्कुलर्स इशू करती है जो टाइम में 6 महीने में एक बार बोलो, एवरी मंथ, और उसमें अगर सिस्टम एंड कंट्रोल में उस तरह से कुछ प्रावधान करना चाहिए बैंकों ने, वो बैंक करती है या नहीं करती है, वेदर दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ द बैंक, ओके। उसके ऊपर भी इंस्पेक्शन में नजर दी जाती है। और ओके। उस तरह से उसका मार्किंग वेटेज निकाल के उसका मार्क्स में दिया जाता है। सर, अब पिछले 3-4 सालों में लगभग ये कोविड के बाद शायद रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन जब चालू होता है तो बैंकों से वो एक स्टेटमेंट मांगते हैं। वैसे उसमें सर्कुलर कोई नहीं है, लेकिन वो एक स्टेटमेंट मांगते हैं कि आपके बैंक का रिस्क एपेटाइट क्या है, ये एक हमें स्टेटमेंट दो। वो हर इंस्पेक्शन में मांगते हैं। तो ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम आने के बाद आपको लगता है ये रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट जो बैंक तैयार करती है बोर्ड के अप्रूवल से, ये फिर से एक बार बैंकों ने देखना चाहिए? नहीं, उसमें मेरे ख्याल से ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आरबीपी सिस्टम जो है रिस्क बेस्ड प्रीमियम,
हाँ, it is going to be reviewed every 3 years. एवरी जी, 3 years DICGC इसका आरबीपी सिस्टम रिव्यू करेंगे। ओके, तो ये जो चल रहा है, आपने जो पहले से बोल रहा था कि उसका हाँ, कुछ ज्यादा इंटरलिंक नहीं रहेगा ओके, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ओके। ये जो अभी इंटरनल ऑडिट और इसकी कंप्लायंस फंक्शन की बात हर बैंक में चल रही है, तो इसमें जो आरबीपी का एक्सपेक्टेशन है वो भी कनेक्ट हो सकता है कंप्लायंस का, हाँ, और इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शनिंग है बैंक में वो कनेक्ट होगा, क्या लगता है आपको? एवरी नहीं, एवरी गाइडलाइंस, एवरी इंस्ट्रक्शंस विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड कंट्रोल ओके, ऑफ द बैंक। ओके। तो ये इंस्पेक्टर्स ये भी देखेंगे जो इंस्ट्रक्शंस दिया है वो बराबर बैंक कर रही है या नहीं कर रही है, वेदर दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स है कि नहीं। सर अभी ये जो प्रीमियम का जो परसेंटेज और क्वांटम है ये वेरी होते रहेगा, शायद ये हर साल वेरी होगा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो बैंकों को कैपिटल प्लानिंग या इसमें ऐसा कुछ बफर बनाना कि कल जाके अगर प्रीमियम हायर हो गया तो बफर बनाना, ऐसा कुछ प्लानिंग करना करना आवश्यक लगता है आपको? यस, मुझे लगता है बैंक ने कॉन्टीजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। ओके, कॉन्टीजेंसी फंड तैयार करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से काम आ सकता है। ओके, बैंक का प्रॉफिट भी, जितना तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कम रखेंगे, अभी इसमें भी रेटिंग में भी वो आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो बैंक का क्या है। वो अगर वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, वो आपको आपके हिसाब से 16 कितना? 16% रहना चाहिए एक्चुअली। ओके, नेट प्रॉफिट का डिविडेंड पे आउट शुड नॉट एक्सीड 16%, इन ओके, जनरल की बात। ओके, ओके, अगर बैंक ए ग्रेड है तो ज़्यादा दे सकती है तो कुछ इतराज नहीं है, लेकिन बी ग्रेड होता है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा रहेगा, तो उतना मार्क्स का ये वो रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड है बैंक का लेकिन बैंक कैटेगरी ये, क्या है, सर ये बैंक ये डिविडेंड पे आउट रेशियो पे ध्यान ही नहीं देती है। दैट इज पार्ट ऑफ द रेटिंग है एक्चुअली मॉडल में। तो अभी तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा, हाँ, यस यस। दे हैव नो ऑप्शन बट टू पे अटेंशन टू दैट। आप आपने पहले ही बताया कि आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम्स कंट्रोल और कैम्बल रेटिंग के पैरामीटर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने पे ऑटोमेटिकली हो सकता है। फिर भी मैं फिर से आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये वोलेटिलिटी होने के लिए क्या कैपिटल बफर रखना, जैसे आपने बताया कॉन्टिजेंसी प्रोविजन, ये कैपिटल बफर खास उसके लिए करना जरूरी रहेगा बैंकों के लिए या ठीक रहेगा? बैंक का अगर कॉन्टीजेंसी फंड रहेगा तो बैंक के हित में ही रहने वाला है। अगर बैंक की सब प्रोविजंस, जैसा अभी तुम प्रोविजन रेशियो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैमल रेटिंग। अगर वो ओके, प्रोविजन रेशियो 60% के ऊपर है तो बैंक विल गेट मोर मार्क्स। इफ ओके, बैंक्स आर नॉट अचीविंग दैट रेशियो ओके, अप टू 60%, उनका थोड़ा मार्क 1 to 5 में जो मार्क्स डिवाइड होता है बैंक का, अगर ओके, वो 60% से ज्यादा है प्रोविजन रेशियो, ओके। तो बैंक्स विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर सर ये सब प्रोविजंस करने के बावजूद भी बैंक का प्रॉफिट अच्छा है तो इट इज बेटर टू बैंक एक कॉन्टीजेंसी फंड में थोड़ा ज्यादा पैसा इस्तेमाल कीजिए, I वो mean, the अच्छा रहेगा। banks need to plan it better. That is what you are हाँ, trying to convey, right, sir? सर इसमें अभी और एक सवाल आता है वो रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम आने के बाद में क्या ग्रोथ और रिस्क कंटेनमेंट बैलेंस करना पड़ेगा हमेशा? ग्रोथ एंड रिस्क कंटेनमेंट, रिस्क जिसको हम कम करना कर कहते हैं, इसके ऊपर बैंक को ध्यान देना पड़ेगा कि अभी देखो ग्रोथ और रिस्क इनवर्स रेशियो है। जी, अब ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक मोर रिस्क। ओके, मोर रिस्क लेगा तो ही ग्रोथ होएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो जाएगा, करेक्ट, आपका एनपीए भी बढ़ सकता है। अगर आपको आरबीपी का इंसेंटिव भी पूरा लेना चाहते हैं, जी, मैक्सिमम 33 पॉइंट है। जी, अगर अच्छी बैंक रहेगी तो
50% आपको सेविंग मिलता है जी कार्ड रेट में, जी 12 का 6.7 तक 7.5 आ सकता है जी अगर विंटेज प्रीमियम भी लेगा तो। जी जी। अ, ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता है आरएआर जिसको कहते हैं, क्या आरबीपी का उससे कोई डायरेक्ट लिंकेज रहेगा? आई मीन, हाउ डू यू परसीव दैट? नेट थोड़ा चला गया, जरा वापस रिपीट करेंगे हाँ, क्वेश्चन। मेरा कहना ये था कि रिजर्व बैंक इंस्पेक्शन रिपोर्ट करती है, तब वो आजकल वो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है, आरएआर बनाती है। बराबर है, तो हाँ। ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम और आरएआर का इंस्पेक्शन फाइंडिंग जो आएगा उसका कुछ रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा? अभी ये तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, हाँ। तो आई डोंट नो हाउ आरबीआई विल परस्यूड हेंसफोर्थ। ओके। उसका लिंकेज कैसा करे या नहीं करेगी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल एट दिस जंक्शन। नहीं, क्यों मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि समझो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एडवर्स फाइंडिंग इंस्पेक्टर लिखता है, तो क्या वो स्ट्रेट वे बैंक को हायर प्रीमियम बकेट में जाएगा? और दैट विल बी स्ट्रिक्टली कनेक्टेड टू द कैमल्स रेटिंग मॉडल, नॉट द फाइंडिंग्स इन कैमल्स द आरआर? सब ऑल विल बी रिलेटेड टू द कैमल्स फाइंडिंग ओनली। ओके। पूरा तो आरबीपी विल एंटायरली डिपेंड ऑन कैमल्स रेटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि निगेटिव कमेंट्स अगर आते हैं तो उसका दैट इज ज्यादा। ओनली कमेंट्स ना, थोड़ा कमेंट्स आता है आपका, ये थोड़ा मॉडरेट रिस्क है उसमें थोड़ा ये करो, हाई रिस्क में थोड़ा कम करने का, हाँ, ये मैं वही वही कमेंट वही हाँ, कमेंट्री मेरा रहती है आरबीआई की। सर, मेरा मेरा आरबीआई का वही कमेंट, हाँ, सर, मेरा वही सवाल है। कमेंट्री रहेगी, या तो क्योंकि उसका कई लिंक बार। रहेगा नहीं, जी जी कैमल्स जी। रेटिंग का ही लिंक रहेगा आरबीपी में। ओके ओके। तो इन्हें बैंकों को उसके ऊपर जो रिस्क कैटेगराइजेशन आरएआर में जो रिजर्व बैंक लिखती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आरबीपी पे नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं कुछ नहीं। आएगा, क्योंकि बैंकों में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि जब आरएआर में हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क आता है, तो उसका परिणाम आरबीपी के कंपटीशन पे क्या होगा, ये एक सवाल उनको सता रहा है। इसलिए हाँ, मैंने ये लेकिन सवाल उसमें जो पूछा कैम आपसे। नहीं नहीं बराबर है, कैमस में अगर कोई सर्टन परसेंटेज जो रेटिंग में आएगा उसमें थोड़ा मार्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी कमेंट्री का उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं असर आएगा। नहीं होगा, कमेंट्री का असर होगा नहीं उसमें। सर, एक जेनरिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैंकों में कई तरह की पॉलिसीज होती हैं। डिपॉजिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है, ऑडिट पॉलिसी है, सब तरह की पॉलिसी होती है। तो ये आरबी पी आने के बाद, रिस्क बेस्ड प्रीमियम आने के बाद में, ये सब पॉलिसी जो बैंक बनाती है वो उनको फिर से रिविजिट करना चाहिए, जिसको वो आरबीपी का एक्सपेक्टेशन जो कैमल पे जाता है उसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी होगा। ये सब पॉलिसी उसी हिसाब से अलाइन करना जरूरी रहेगा, क्या लगता है आपको? नहीं यार, देखो पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है, एवरी ईयर यू हैव टू रिव्यू, जैसा आरबीआई का गाइडलाइंस है, तुम्हारा क्रेडिट पॉलिसी एवरी ईयर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एवरी ईयर यू हैव टू रिव्यू, केवाईसी का भी है। वो इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट, उसमें राइट। आपको ऑटोमेटिक मार्क मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, तो क्योंकि इसमें। अल्टीमेटली वो आरबी पे ही असर हो जाएगा ना। हाँ मैनेजमेंट में अगर मार्क्स मिलते हैं तो नेचुरली उसका असर तो आरपीपी पे आ जाएगा ना, हाँ। पूरा तो ओवरऑल। तो अभी कैंपस में देखिए, अगर आपको एक ए बी सी डी ग्रेड है तो कैंपस में आपको ए ग्रेड कभी मिल सकता है अराउंड, इफ इट इज एक्सिड्स 85% एंड अबव, बिटवीन 70 टू 85 यू विल हैव बी ग्रेड, ओके। 50 टू 70 में सी ग्रेड रहेगा, और लेस देन 50 होगा तो ऑटोमेटिकली डी ग्रेड जाएगा। तो आप किस तरह से कैंपस में ओवरऑल मार्क्स मिल सकते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर, तो ये मेरा मेरा सवाल, अगला सवाल ऐसा ही है कि वरायंस इन प्रीमियम इज अ रिस्क दैट द बैंक वुड बी फेसिंग, क्योंकि कल जाके 6% प्रीमियम होगा। अगर आपका बैंक अच्छा काम नहीं करता है तो वो 12% होगा। तो इसके लिए
बैंक को कोई इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग लो प्रीमियम रेट में हमेशा रहेंगे? अगर बैंक पॉलिसी बनाएगी तो उस तरह से एक्शन भी लेगी। तो आपकी क्या सलाह रहेगी? बोर्ड इज सपोज टू रिव्यू एवरी हाफ ईयर। मैंने ओके। पहले ही लास्ट एपिसोड में बताया था कि मार्च, फरवरी, मार्च और अगस्त, सितंबर, इसमें आपको पूरा इसका रिव्यू लेना पड़ेगा कि ओके। आपका एसेसिबल डिपॉजिट्स कितना जा रहा है और आपको कैम्पस रेटिंग में कहाँ पे हो? मार्क्स कितने मिल सकते हैं आपको। हाँ, यू हैव टू टेक अ जजमेंट ऑन अच्छा, दैट। हाँ, तो हर 6 महीने में ये एक्सरसाइज बैंक अगर करती है करना तो वो पड़ेगा। अच्छी तरह से प्लान करेंगी। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। सर, ये अभी ये तो पहला साल है, समझो पहले साल में ये आया है। आगे चल के क्या आपको लगता है कि ये जो फ्रेमवर्क जो डीआईसीसी ने और रिजर्व बैंक ने बना के दिया है, ये फ्रेमवर्क और आगे जाके टाइट हो सकता है या इसमें और कुछ स्ट्रिक्टर प्रोविजंस आ सकती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? पॉसिबल है क्योंकि डीआईसीसी ने तो अभी सर्कुलर इशू किया, उसमें स्ट्रेट अवे बताया कि एवरी 3 इयर्स वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस फ्रेमवर्क। ओके। हाँ, तो ये दैट इज पॉसिबिलिटी है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, और एक डर बैंकों को ये सताता है, जो बैंक हायर रेट प्रीमियम में जाती है, यानी ये कस्टमर को तो कभी समझेगा ही नहीं, लेकिन जो हायर प्रीमियम रेट पे जाती है, इसका मतलब ये कि बैंक ढंग से काम नहीं कर रही है। एक मतलब ये आता है कि दे आर नॉट वर्किंग फाइन। तो आपको लगता है कि ये सीधा तुम्हारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे जा रहा है? क्योंकि मुझे कुछ बैंकों ने सवाल पूछा, सर हम लोग हायर प्रीमियम में गए तो क्या हमें पीसीए लग सकता है क्या? नहीं, मैंने देखिए बोला, यार अभी नहीं, मुझे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा किसी से। नहीं, अभी देखो दिस इज द फर्स्ट ईयर है, जी। अप्रैल 2026 से जा रहा है। हम्म। if bank continues to perform in the same grade, जो डी पे या सी पे कंटिन्यूसली फॉर 2 इयर्स, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जा सकते हैं। ओके। एक ही अगर आपको हो गया तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का इतना जल्दबाजी नहीं रहेगी। ओके। कंटिन्यूसली अगर 2 इयर्स कुछ इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा, सेम ग्रेड में ही है, तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी तो कुछ आरबीआई बोल नहीं कॉशियस रही है। लेटर, ओनली कॉशियस लेटर आरबीआई भेज सकती है आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहिए करके। करेक्ट, बट करेक्ट, इफ इट करेक्ट। इज नॉट इम्प्रूव कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो फिर वो पीसीए में आ सकता है। सर, और एक जेनरिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी ये पूरा डेटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत रिजर्व बैंक भी बहुत इस्तेमाल करती है। तो डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए इसके लिए अगर आप आरबीपी से इसके कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हाँ। एसेसिबल डिपॉजिट्स बहुत स्ट्रिक्टली, करेक्टली है या नहीं, बैंकों को देखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम्म। डीआईसीसी ने क्लियर कट बोल दिया है कि आप जो सीए जो सर्टिफाई करेगा एसेसिबल डिपॉजिट्स बराबर कैलकुलेट किया है कि नहीं है, वो 100% आप ध्यान में रखो। अगर बाद में पता चलता है आरबीआई को, इंस्पेक्टर्स को या इसमें, तो पेनल्टी और बहुत बुरा तरीके का असर हो सकता है ओके। उसमें सीए को भी, या ओके। 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 तो ये तुम्हारा जो सिस्टम है एसेसिबल डिपॉजिट्स का, वो बहुत अच्छी तरह से ये करो। उसके ऊपर जो ओके। आरबीआई का डीआईसीसी का गाइडलाइंस है एसेसिबल डिपॉजिट्स किस तरह से निकालना है, वो बराबर फॉलो करना चाहिए। D1 फॉर्म एग्जैक्ट करेक्शन बराबर करेक्ट होना चाहिए। सर, एक बहुत दो चार ही सवाल मेरे बाकी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। एक तो सवाल ऐसा है कि अभी ये जो नया ये आया है, पोजीशन आया है रिस्क बेस्ड प्रीमियम की वजह से, तो आपका अनुभव, आपका इंस्पेक्शन का अनुभव, आपका डीआईसीसी में काम करने का अनुभव, इसके हिसाब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के जो बोर्ड मेंबर्स है, चेयरमैन है या सीईओ है, इनके लिए आप रिस्क बेस्ड प्रीमियम के बारे में क्या सलाह दोगे? आई मीन, आई गिव यू प्लेटफॉर्म, यू कैन टॉक योर माइंड आउट सो दैट द बैंक्स गेट द बेनिफिट आउट ऑफ योर विजडम।
अभी इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेटिंग जो डीआईसीजीसी तो सम्यक पोर्टल में ऑटो आ जाएगा अभी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स मे इन द मंथ ऑफ मे, जब भी D1 फॉर्म्स का ये प्रीमियम भरने का आ जाएगा पोर्टल पे, तो ग्रेड वहाँ ही दिखेगी और आपको किस कौन सा कार्ड रेट से भरना है प्रीमियम उधर ही पता चलेगा। और वो रेटिंग एमडी और सीईओ को, चेयरमैन को डीआईसीसी भेजेंगे, वो स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और कहाँ भी लीक होना चाहिए, कस्टमर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक देखना है कि तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट में आपको सिर्फ प्रीमियम भरा है, वही नोटिंग करना है, क्या रेट उसमें से भरा ज्यादा। है ये नहीं, हाँ, हाँ, किस रेट तरह नहीं से भरा बताना है है, उसमें। हाँ। हाँ, तो वो जो डीआईसी का सर्कुलर है अभी 1 अप्रैल का आ गया है जी अभी जी जी 2026 में, जी उसमें जी। सब गाइडलाइंस दिया है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसा मेंटेन करना है, सम्यक पोर्टल में किस तरह से जाना है, वो फॉलो करने की जरूरत है। और उसके ऊपर बोर्ड का ध्यान होना चाहिए कि किसी भी हालत में वो लीक नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है कि एज अ पास्ट रेगुलेटर, क्या ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम का रेटिंग दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन वायबल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आइडेंटिफाई करेगी, या वो कुछ मेथड का इस्तेमाल होगा, ऐसा आपको लगता है? जो बैंक्स नॉन शॉर्ट वायबल है। टर्म में करेक्ट है, वो तो नॉन वाइबल जो डी ग्रेड में बैंक्स हैं ज़्यादा प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर तो सेपरेट करेंगे, आरबीआई की निगरानी रहेगी। और वॉलंटरी मर्जर और एमलगमेशन का प्रावधान आरबीआई उनको रख सकती है। इफ दे डू नॉट गो फॉर वॉलंटरी एमलगमेशन मर्जर एट दिस स्टेज बिटवीन सी टू डी, अगर डी तक पहुंच जाना है, क्योंकि मर्जर और अमालगमेशन होएगा तो सी ग्रेड से डी ग्रेड जाने के जो बीच में है वहाँ ही हो सकता है। वंस इट इज गो फॉर डी ग्रेड तो बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, दूसरी जी बैंक को ये करने के लिए। जी। तो आइडेंटिफिकेशन रिजर्व बैंक तो करेगी, कितना बैंक्स हाईएस्ट कार्ड रेट पे भर रहा है पैसा, हाँ हाँ। उसको आइडेंटिफाई करेंगी, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है अमालगमेशन और वॉलंटरी मर्जर की, वो भी देखेंगे। ओके, आई मीन इसका मतलब ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर 12 पैसे से डीआईसीसी का ये प्रीमियम भरती है, तो उन्हें जाग जाना चाहिए कि हमें परिस्थिति को सुधारना है। वो 6% 8% पर आने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और एक मैं थोड़ा तीखा सवाल पूछूंगा, फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो डिटेरियोरेशन इन बैंक फंक्शनिंग हो रहा है, क्या इसके डायरेक्टर्स और इनको, ये जो डिटेरियोरेशन हो रहा है बैंक की फंक्शनिंग में, डायरेक्टर्स को, सीईओ को, जो अभी बीआर एक्ट में प्रोविजंस आए हैं, क्या इनको रिजर्व बैंक अकाउंटेबल पकड़ेगी, क्या इनको रिस्पॉन्सिबल करेगी? क्या आपकी आपकी सोच क्या है इसमें? सर इसके बारे में तो दैट इज वेरी जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक हिस्ट्री उसके क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ। आरबीआई फ्यूचर में किस तरह से ध्यान देगी दैट इज नॉट, बोल नहीं सकते किस तरह से आरबीआई ध्यान देगी। ठीक ठीक है। Sir, thank you so much. You have been a great support for us for giving your knowledge, expertise, experience. मैंने बहुत ही टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे हैं। अगर आपको एज ए पास रेगुलेटर लगता होगा कि मैं बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि आवारागर्दी करता हूं, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास सवाल आते हैं वो लोग पूछते हैं, और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। तो अब ये जो दो संडे की सीरीज हमने बनाई है, मुझे लगता है कि सेक्टर को बहुत इसका फायदा होगा। कल जाकर के भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम आपको हमारे चैनल पे बुलाना चाहेंगे। आपका विजडम, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।